नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की क्लास की बात करेंगे। और ये साइंस का क्लास नंबर आपका 8 रहने वाला है। और मापन मेजरमेशन की बात करेंगे। मापन जो पद्धतियाँ हैं आपके, वो चैप्टर चल रहा है। और इसके पहले जो है ऑलरेडी आपको पता है 7 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक में दे दिया गया है। प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ताकि आप सभी लोग ज्वाइन हो पाएँ, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं, विथ डिटेल के साथ करने वाले हैं। 25 प्रश्नों का डिटेल के साथ करेंगे, यानी 25 प्रश्नों के साथ हम इससे आपके 4 ऑप्शंस भी रहते हैं, तो 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? 10 किलोग्राम CO2, 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2, 10,000 किलोग्राम CO2 की बात करेंगे। तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जक में या उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि केंद्रीय प्राधिकरण उत्सर्जित किए जा सकने वाले प्रदूषक की मात्रा पर सीमा या कैप निर्धारित करती है, और इसी आधार पर कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर समतुल्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न इंटरेस्टेड प्रश्न है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, या आपके शोर के मापन में किया जाता है। सभी बताइए। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षाबंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। सभी फीडबैक कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सिरोपरि है, शर्मान है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन की मोटाई नापने में किया जाता है। और जो नाट होता है, यह समुद्री जहाज की चाल मापी जाती है। किससे? समुद्री जहाज की जो चाल होती है उसका यूनिट क्या होता है? नॉट के द्वारा मापी जाती है। और फैदम से जो है समुद्री गहराई मापी जाती है। और क्यूरी से जो है तत्वों की रेडियो धर्मिता मापी जाती है, जहाँ पे एक डॉप्सन बराबर 1/100 मिलीमीटर या 100 डॉप्सन या बराबर 1 मिलीमीटर होता है। तो यानी 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। कौन जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक, रक्त, रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता। आप सभी लोग जानते हैं सेल्सियस की ताप की बात करेंगे, किलोवाट पावर विद्युत की बात करेंगे, RH गुणक रक्त की बात करते हैं। लेकिन रिक्टर पैमाना जो है आर्द्रता की बात नहीं करते, क्योंकि रिक्टर पैमाना जो होता है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, रिक्टर स्केल जो होता है, पैमाना जो होता है, वह भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना होता है। और एक लॉगरिथमिक स्केल में 1 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होता है। इसमें आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। और प्रत्येक जब एक अंक जब दूसरे अंक पे जाता है, जब इससे 10 गुना भूकंप होगा तब वह दूसरे अंक पे जाता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई कहलाती है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की? सभी बताइए। पास्कल जो है किसकी यूनिट, किसकी इकाई होती है? वह हो जाएगा प्रेशर, दाब की बात करेंगे तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। और किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और उसका SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल होता है। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अगला प्रश्न है कि जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह, जो जूल है वह ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिससे पास्कल मात्रा से है, घनत्व से है, दबाव से है, शुद्धता से है। तो जूल का संबंध ऊर्जा से उसी तरह है जिस तरह पास्कल का संबंध आपके घनत्व से होता है।
डेंसिटी की बात करते हैं या दबाव की बात करेंगे? नहीं दोस्तों, प्रेशर की, दबाव की बात करेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। जो संबंध जूल का ऊर्जा से होता है वही संबंध पास्कल का किससे होता है? प्रेशर, दबाव से होता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। यह प्रश्न है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर व 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार, 1.0 बार, 10.0 बार, 100.0 बार के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है? ये दोस्तों 1.0 बार के बराबर होता है। तो यह हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है, नो डाउट हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि वायुमंडलीय दबाव मापन की एक इकाई होती है और एक बार वायुमंडलीय जो दबाव होता है वह आपके 1 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायुमंडलीय दबाव के समतुल्य होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या पाया जाता है? जल की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई, फ्लो ऑफ वाटर, जल का बहाव, क्वांटिटी ऑफ वाटर, जल की मात्रा। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो मापा जाता है वह आपके फ्लो ऑफ वाटर, जल का बहाव मापा जाता है। तो जल का बहाव होता है किससे मापा जाता है? क्यूसेक के मापा जाता है। क्यूसेक के द्वारा किसी जल का बहाव मापा जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में CFS क्यूसेक फीट सेकंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव और एक क्यूसेक मिट्टी की इकाई में 28.3 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव होता है। एक क्यूसेक मिट्टी की इकाई में देखा जाए 28.3 लीटर पर सेकंड पानी का बहाव होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट की बात करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं आप लोग कि कैलोरी, किलो जूल ये तीनों ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट जो होता है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ठीक है, कैलोरी, किलो जूल ये ऊष्मा के मात्रक है। वाट जो होता है यह हमारा जूल प्रति सेकंड शक्ति पावर का मात्रक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं कहलाएगी? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल, सभी बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं ऊष्मा की यूनिट इकाई हमारी जो कहलाती है वह कैलोरी, अर्ग और जूल कहलाता है, सेंटीग्रेड नहीं कहलाता। सेंटीग्रेड किसका होता है? सेंटीग्रेड ताप की इकाई होती है। अर्ग ऊष्मा की आपके CGS इकाई है। कैलोरी और जूल ऊष्मा की S1 इकाई है। इस प्रकार कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड आपकी किसकी हो जाती है? ताप की इकाई हो जाती है, ताप की यूनिट हो जाती है। अगला प्रश्न, टेम्परेचर की बात करें। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 746 वाट, 750 वाट, 748 वाट। ये जान लीजिए 700 प्लस होते हैं, 700 और 800 के बीच होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देना। 700 अप अपर एंड 800 अंडर। तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो लगभग आपके 746 वाट, 746 वाट के आसपास। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं और 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1.34 हार्स पावर के बराबर होता है। आप देखे होंगे बिल, अगर देखते होंगे KW लिखा होता है तो 1 किलो वाट यूनिट खपत होती है। अगला जो प्रश्न है, बल का मात्रक क्या हो? यूनिट ऑफ फोर्सेस, बल का मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है। फैराडे, न्यूटन, फर्मी या रदरफोर्ड, सभी बताइए। तो बल का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन। यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे, बल का मात्रक न्यूटन है और बल F बराबर ma होता है, जहाँ m द्रव्यमान है, a त्वरण है, और यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। m वस्तु का द्रव्यमान है, a जो होता है बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, बल को न्यूटन में जो है व्यक्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि परिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई यहाँ पे पूछी जा रही है।
तो परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? बार, जूल, नाट या ओम होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, सभी लोग बताइएगा। तो परिस्थितिक दबाव की इकाई की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया बार, वह हमारा सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों द्वारा उत्पन्न दाब को वायुमंडलीय दाब या परिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वान ग्यूरिक ने की थी। प्रश्न आ गया कि वायुमंडलीय दाब की पहली गणना किसने की थी? वान ग्यूरिक ने की थी और इसकी इकाई बार है। एक बार बराबर 105 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? वोल्टेज, प्रतिरोध, विद्युत धारा या पावर? सभी बताइए। जो एम्पियर होता है यह किसके नापने की इकाई होती है? तो एम्पियर जो होता है वह प्रतिरोध नापने की इकाई हमारी क्या होती है? एम्पियर होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट या कह सकते हैं विद्युत धारा को नापने की एसआई पद्धति की जो यूनिट इकाई होती है वह है एम्पियर। इसे संकेत में ए से डिनोट किया जाता है। पावर अर्थात शक्ति को नापने की इकाई वाट होती है। शक्ति पावर का एक और मात्रक अश्वशक्ति भी होता है। एक अश्वशक्ति यानी हार्स पावर एचपी में 746 वाट के बराबर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं। और विभवांतर नापने की इकाई क्या होती है? वोल्टेज। और ओम का जो हमारा होता है ये कहलाता ओम। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पर है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, समय का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है या विद्युत शक्ति का मात्रक है? सभी बताइए। किलोवाट जो घंटा है वह किसका मात्रक कहलाता है? वह कहलाता है विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जब हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो उसके मापने हेतु जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति 1 किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना है। 120 में से दोस्तों अगर आपको 100+ स्कोर यहाँ पे करना है तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% पक्का है, क्योंकि तैयारी लाजवाब हो रही है, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, 10⁻3 जूल, 3.6 गुणे 10⁻3 जूल, 10⁻5 जूल। सही बताइए। अभी हमने आपको बताया 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसलिए हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं, कोई भी टॉपिक छूट के ना जाए, कोई भी ऑप्शन छूट के ना जाए। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? फैराडे, एम्पियर, वोल्ट या ओम होती है? सभी बताइए। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो हमारी कहला जाती है वह कहला जाती है ओम। क्या कहला जाती है? ओम कहला जाती है। सभी लोग जानते हैं किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम होती है और किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न किए गए रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम ओम से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, हार्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील की दूरी की इकाई या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सभी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे युग्म आपका सुमेलित नहीं दिया गया है? तो वह दिया गया है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होती। सेल्सियस ताप मापने की इकाई कहलाती है, जबकि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, हार्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील समुद्री दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नाट की गति कितनी होगी? जो हवाई जहाज पोत होते हैं उनको नाट में उनको गति प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नाट की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 115 मील प्रति घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर या 160 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। तो हवाई जहाज और पोतों की जो गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नाट की जो गति होती है वह 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। क्या हो जाएगा? 115 मील। अंतर्राष्ट्रीय नाट में जो होता है देखा जाए तो 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा है, अतः 100 नाट की गति 115 मील प्रति घंटा हो जाएगी। अगर किलोमीटर में पूछा जाता है तो एक नाट की वैल्यू 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मील में पूछा जाता है तो 100 नाट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर हो। तो दोनों चीजें आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियूमर की बात कर रहे हैं। तो ताप के निम्नलिखित में से किस मान में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखिए, सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, रियूमर में होता है, लेकिन केल्विन की बात करेंगे ऋणात्मक की नहीं होता है। केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक को 273 के केल्विन तथा भाप बिंद को 373 केल्विन अंकित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है और इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। 0 केल्विन अर्थात 0 केल्विन का अर्थ क्या होता है? -2 तो 273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन का मान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यदि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो इसका मान सेल्सियस में 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? C-0/100 बराबर F-32/180। ये हमारा फार्मूला होता है। C-0/100 बराबर F-32/180। दोनों चीज़ें आपकी आ जाएगी, चाहे फ़ारेनहाइट निकालना हो चाहे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग नोट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वातल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमुथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऊर्ध्वातल और क्षैतिज तल, इनमें जो है कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र बेवेल प्रोटेक्टर है, अल्टीमीटर है, आपका स्नेक लाइन है, या आप कह सकते हैं थियोडोलाइट की बात करते हैं। तो ऊर्ध्वातल, क्षैतिज तल, इनमें कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला जो हमारा यंत्र कहलाता है वह यंत्र कहलाता है थियोडोलाइट। क्या कहला जाएगा दोस्तों? वह कहला जाता है थियोडोलाइट, या इसको हम विकोण मान भी कहते हैं। विकोण मान या थियोडोलाइट उसकी सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्व कोणीय दूरी का मापन किया जाता है, जिसका सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? 0, -40, 10 या 40 डिग्री। सभी बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं?
वह हमारा कहा जाता है -40 डिग्री। जी हाँ, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं। तापमान का फार्मूला होता है OF -32 गुणे 5/9 धन 273.15 बराबर केल्विन। ये हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। ध्वनि में, कोहरा में, धुआं में, प्रदूषित जल में। तो आपके रिंगेल मेन स्केल जो होती है एक किसके मापन में प्रयोग की जाती है? तो आपके कोहरे के मापन में रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? रिंगेल मेन स्केल का आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगेल मेन के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम यह स्केल रख दी गई, रिंगेल मेन स्केल, जो ध्वनि मापक की इकाई डेसिबल होती है, जो आपके दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागरों में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति जानना हो, उसमें जो है आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सिक्स सेंट या सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं सोनार का प्रयोग किया जाता है। जब भी महासागर में बात की जाती है तो सोनार या साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का यूज किया जाता है। ये एक तकनीक होती है जो नौ संचालन तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए पराशब्द ध्वनि तरंगों संचरण का उपयोग करती हैं और इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है। वास्तव में इस तकनीक में एक तरफ से पराश्रव्य ध्वनि तरंग भेजा जाता है। जब पराश्रव्य ध्वनि तरंग के सामने कोई वस्तु आती है तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उससे टकराकर क्या होती है? वापस आ जाती है, जिससे दूरी का पता लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः किसके प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो इस क्लास में 25 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया है, फीडबैक किया है, आपको अवश्य कमेंट करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। डेली हमारी 4 PM में साइंस की क्लास होती है, 7 PM में आपकी पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।